नमस्कार दोस्तों, तो एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आज हम शुरू करेंगे पुष्यमित्र शुंग सीरीज़ का दूसरा भाग की। पहले भाग में हमने जाना था कि कैसे डेमेट्रियस ने राजा भद्रथ के द्वारा भेजे गए दूतों की हत्या कर दी और पूरे मगध साम्राज्य में चिंता के काले बादल छा गए और उस समय पुष्यमित्र शुंग जैसा शूरवीर उत्पन्न हुआ। तो जानते हैं आगे की गाथा। तत्कालीन मगध साम्राज्य के राज पुरोहित थे अरुणदत्त। इन अरुणदत्त के ही सुपुत्र और महर्षि पतंजलि के शिष्य थे पुष्यमित्र। महर्षि पतंजलि व पुष्यमित्र ने राज्य के सेनापति, कोषाध्यक्ष व नगर के प्रतिष्ठानी धनीमानी लोगों के विचार विमर्श शुरू किया। विदेशी आक्रमणकारियों के अत्याचार से बचने का एक ही तरीका है, सशक्त समाज व सबल सैन्य दल। इसके लिए प्राथमिक आवश्यकता है कि सबल सेना, ताकि देश और समाज आक्रमण का मुंह तोड़ जवाब दे सके। यूँ तो यह सबके मन की ही बात थी, किंतु समस्या यह थी कि न नो मन तेल होगा और न राधा नाचेगी। जब राज्य कोष में धन ही नहीं होगा तो सेना बनेगी कैसे? महर्षि ने समाधान यह सुझाया कि पुष्यमित्र उसकी युवा टोली गांव-गांव घूमकर इस संकट की जानकारी लोगों को दे और युवाओं को प्रेरित करें कि वे देश पर आए संकट के इस दौर में बिना किसी वेतन के सेना में भर्ती होने को तैयार हो जाए। देश की सुरक्षा केवल राजा की ही नहीं बल्कि संपूर्ण समाज की जिम्मेदारी है। सेनापति ने कहा कि राज परिषद में बुद्धों का बाहुल्य है और वे सेना निर्माण को हिंसा वृत्ति को प्रोत्साहन बताकर इसका भी विरोध करेंगे और इसके अतिरिक्त युवा को प्रशिक्षण व शस्त्रास्त्र पर भी व्यय होगा। वह कहाँ से आएगा? पुष्यमित्र ने कहा कि सेना तैयार हो जाने के बाद हम उसे महाराज को सौंप देंगे। तब तक ये योजना गुप्त रखी जाए। नवीन सेना को शस्त्रों से सुसज्जित करके महाराज को भेंट कर दी जाए। यदि वे इस भेंट को स्वीकार कर लेंगे तो निस्संदेह डेमेट्रियस से युद्ध होगा और विजय हमारी ही होगी। किंतु यदि महाराज इस भेंट को स्वीकार नहीं करेंगे तो हम स्वयं मुकाबला करेंगे और डेमेट्रियस को देश से बाहर कर देंगे और उसके बाद मगध राज्य सम्राट को सौंप देंगे। परिस्थितियों का तकाजा था। सेनापति, कोषाध्यक्ष व अन्य प्रमुख लोगों को योजना पसंद आई और सब सहयोग को तैयार हो गए। फिर तो धन की व्यवस्था में कोई भी परेशानी नहीं आई। महर्षि के कई शिष्य धनपतियों ने सहर्ष इस योजना हेतु उदार हस्त से धन प्रदान कर दिया। आखिर यह संकट उनके भविष्य से भी तो जुड़ा हुआ था। डेमेट्रियस की नृशंसता का सबसे अधिक शिकार तो वही वर्ग होता था। इसके बाद महर्षि पतंजलि के शिष्य युवाओं की टोलियों ने गांव-गांव घूमकर डेमेट्रियस की नृशंसता का ऐसा खाका खींचा कि गांव-गांव से युवाओं की टोलियों सेना में अवैतनिक भर्ती हेतु निकलने लगी और देखते ही देखते 2 लाख नौजवानों का प्रशिक्षण पूरे मगध में स्थान स्थान पर प्रारंभ हो गया था। सब कुछ योजना अनुसार हुआ, किंतु अंत में जब राजा भद्रथ को सेना सौंपने का समय आया तब बादरायण ने उन्हें भड़का दिया कि यह सेना आपके आदेश के बिना निर्मित हुई है, अतः इसे बनाने वाले अपराधी है। आप सेना के अवलोकन के लिए अवश्य जाएं, किंतु वहां जाकर सेना को विसर्जित करने का आदेश दें तथा सेना निर्माण करने वाले पुष्यमित्र व सेनापति को मृत्युदंड देने की घोषणा करें। इससे डेमेट्रियस प्रसन्न होगा तथा आपकी मित्रता स्वीकार कर लेगा। इस प्रकार युद्ध टल जाएगा और किसी प्रकार की हिंसा नहीं होगी। उधर महर्षि पतंजलि के शिष्य गण भी सचेत थे। उन्होंने इस संभावना को भी सैन्य समूह में प्रचारित कर दिया था। अब जो लोग विगत 2 वर्षों से केवल यवनों से मुकाबला करने को अवैतनिक प्रशिक्षण ले रहे थे, उनकी निराशा और क्रोध का सहज अनुमान लगाया जा सकता है। राजा भद्रथ को इस परिस्थिति व मन स्थिति का रत्ती भर भी अनुमान नहीं था। वो अपने 500 अंगरक्षकों के साथ नवीन सेना के शिविर में पहुंचा और जैसे ही उसने सेना को विसर्जित करने की घोषणा की तो ऐसी प्रतिक्रिया हुई मानो एक तूफान को छेड़ दिया गया हो। उस समय पुष्यमित्र सिंह ने राजा को खुलेआम चुनौती दी। उन्होंने कहा कि यह सेना आपके पीछे नहीं, मेरे पीछे है। देखते ही देखते भद्रथ का मस्तक कटकर भूमि पर लुढ़कता नजर आया।
वातावरण में पुष्यमित्र की जय जयकार गूंजने लगी। कुछ दिनों बाद ही महर्षि पतंजलि की एक विदुषी शिष्या से विवाह कर पुष्यमित्र का राज्यारोहण हुआ। इस घटना की जानकारी मिलने पर डेमेट्रियस ने मगध के पड़ोसी राज्य साकेत अर्थात आज के अयोध्या के राजा को अपने पक्ष में करने का प्रयत्न किया, ताकि मगध पर कौशंबी और साकेत दोनों तरफ से हमला किया जा सके। किंतु उसकी ये योजना असफल हो गई। विजय के बाद मगध राज्य का बंटवारा कैसे होगा, इस पर कोई फैसला नहीं हो पाया। नाराज होकर डेमेट्रियस ने पहले साकेत पर आक्रमण करने हेतु सेना रवाना की, लेकिन वह भूल गया था कि अब मगध पर एक अक्षम शासक नहीं बल्कि एक जागरूक राष्ट्रभक्त का शासन है, जो आक्रमण होने पर जवाब देने में नहीं, आक्रमण की संभावना को ही समाप्त करने में यकीन करता है। डेमेट्रियस की अधिकांश सेना साकेत पर आक्रमण को गई है। यह जानकारी मिलते ही पुष्यमित्र ने अपनी सेना के 2 भाग किए। एक भाग तो कौशंबी पर हमला कर दिया और दूसरे दल ने साकेत पर हमला करने गए यवनों पर पीछे से आक्रमण किया। कौशंबी में बैठे डेमेट्रियस को यह समझ ही नहीं आया कि यह हो क्या गया है। लगातार संधि प्रस्ताव देने वाला मगध इतना बदल कैसे गया। खैर, वह तो भागकर वापस अपने गंधार देश में ही जाकर रुका। उधर साकेत पर हमला करने गई यवन सेना की भारी दुर्गति हुई। एक ओर से तो साकेत की सेना मार रही थी, तो दूसरी ओर से मगध की सेना। उस दल के अधिकांश यवन मारे गए। तो दोस्तों, इस प्रकार पुष्यमित्र शुंग ने प्रतिशोध लिया। और इस आगे की जानकारी जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल्स में।